हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आत्म परिचय कविता। ये जो हरिवंश राय बच्चन साहब की पहली रचना है आत्म परिचय, क्लास 12 के लिए हिंदी का चैप्टर है। इसमें हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, पहला भाग, उसमें हमने 2 पद कर लिए थे और आज हम तीसरा पद जो है वो यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले तो मैं काव्य पाठ कर लेता हूँ, उसके बाद में देखेंगे कठिन शब्दार्थ, उसके बाद में हम इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करेंगे और अंत में हम देखेंगे इसका विशेष। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पे लिखा हुआ कवि क्या कहता है। तीसरा पद है दोस्तों। इससे पहले 2 पद हम पहले पढ़ चुके हैं और वो वीडियो आपको उस ऊपर आई बटन पर यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। कवि यहाँ लिख रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर कवि जो है, सबसे पहले हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो संदर्भ लिखना है। और संदर्भ में मैंने आपको पहले भी बताया 2 चीज़ें लिखनी है, पाठ का नाम, कविता का नाम और उसके कवि का नाम। साथ ही साथ बुक का नाम अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, और याद होना ही चाहिए। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। उसके बाद में आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि कवि इस अंश में अपनी परस्पर विरोधी मनोभावनाओं को व्यक्त कर रहा है। व्याख्या में आपको लिखना है कि कवि कहता है कि वह युवावस्था के उत्साह से भरा हुआ है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन मैंने युवावस्था, उन्माद यानी पागलपन। तो कवि युवावस्था का जो जोश है उसमें अपने आप को एक प्रकार से कहता है कि मैं उन्माद, उत्साह से भरा हुआ हूँ। ठीक है, उत्साह की अधिकता ने उसको पागल सा बना दिया है। उसका जो युवावस्था का जो जोश है, उस जोश ने उसे पागलों की तरह बना दिया है। आगे कहता है कि वह समस्त विश्व को प्रेम की शिक्षा देना चाहता है, परंतु अपने प्रयत्न में सफलता मिलती न देखकर उसका मन निराश और कष्ट से भर उठता है। उसके मन में किसी ज्ञात प्रेमी यानी ईश्वर की याद छिपी हुई है। यहाँ पे क्या कहता है कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। ये जो उन्माद है ना, ये जो उमंग है, जोश है युवावस्था का, और उस जोश में क्या होता है, यहाँ पे दिखा लगा कि वो अपने प्रयत्न में सफल नहीं होता। वो जो प्रेम की शिक्षा देना चाहता है इस संसार को, उसमें जब वो सफल नहीं होता तो उसका मन निराश हो जाता है। अवसाद का मतलब होता है उसे दुख होता है कि वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। बाद में क्या कहता है यहाँ पे कि उसके मन में किसी अज्ञात प्रेमी यानी ईश्वर की याद छिपी हुई है। इस याद के सहारे उसका जीवन बीत रहा है। इस प्रेम को सहेज कर वह ऊपर से तो हंसता है, परंतु अंदर ही अंदर उसका मन रोता है। तो जो कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मुझे ईश्वर की याद लिए मैं फिरता हूँ। मुझे बाहर से तो वो मैं हंसता हूँ दिखाने के लिए संसार को, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये चीज़ रुलाती है। विशेष में लिखेंगे कि कवि ने इस अंश में अपने मन के विचित्र अंतर्द्वंद को व्यक्त किया है। बाहर से हंसना और भीतर से रोना तथा किसी अज्ञात की यादों में खोना, इस अंश में छायावाद और रहस्यवाद की झलक दिख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जो पद है, लिखा है कि कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है संसार के बारे में कि संसार में सत्य को जानने के लिए सभी लोगों ने प्रयत्न किया, है ना। कर यत्न, यत्न का मतलब होता है प्रयत्न करना। मिटे सब, उस प्रयत्न करते करते सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, लेकिन क्या आज तक सत्य को कोई जान पाया, है ना। सत्य किसी ने जाना, प्रश्नवाचक है। तो सत्य को कोई जान नहीं पाया है। नादान वही है, नादान का मतलब नासमझ भी इस दुनिया में रहते हैं, और जहाँ पर दाना यानी विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। फिर मूढ़ ने क्या जग, फिर क्या ये संसार मूढ़ नहीं है, मूढ़ यानी मूर्ख, क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी न सीखे, यानी पता है संसार को कि सत्य की खोज में आज तक कोई सफल नहीं हो पाया और फिर भी प्रयासरत हैं, तो क्या ये मूर्ख नहीं है। कवि कह रहा है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। आइए देखते हैं इसका हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया है।
इस अंश में कवि सत्य की खोज में लगे लोगों को नादान बताते हुए उनके ज्ञान के अहंकार से मुक्त होने का उन्हें संदेश दे रहा है। कुछ लोगों को अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है, तो कवि कह रहा है कि आपसे पहले भी कई सारे लोगों ने सत्य को जानने का प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसीलिए जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें कवि जो है वो एक प्रकार से संदेश दे रहा है। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि संसार में सभी लोग परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं, परंतु उनके नानाविध प्रयत्न सफल नहीं होते और वे थक हार कर बैठ जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहता है कि कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। सत्य का पता लगाते लगाते जो है वो सभी लोग प्रयत्न करते करते मिट गए। नादान वही यहाँ आए जहाँ पर दाना। इस संसार में नादान लोग भी हैं, इस संसार में नासमझ लोग भी हैं, और इस संसार में दाना यानी ज्ञानी लोग भी रहते हैं। यहाँ पे कहता है कि सांसारिक बातों को जानकर ही लोग स्वयं को ज्ञान संपन्न समझते हैं, परंतु वास्तव में वे अज्ञानी ही हैं। सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इस बात को जानकर भी वे यानी सांसारिक लोग अनजान बने रहते हैं। इतने पर भी लोग सांसारिक ज्ञान को सीखने में लगे हुए हैं, है ना। लगातार उन्हें पता है, जानबूझ करके वो जो सत्य का पता नहीं लगा पाते, लेकिन फिर भी लगातार ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहा जा सकता है। ये जानने के बाद मैंने जो कुछ भी अब तक सीखा है, कवि कहता है, मैं उसे भुलाने की चेष्टा कर रहा हूँ। विशेष में आपको लिखना है कि सत्य का साक्षात्कार सच्चे ज्ञान के बिना संभव नहीं है, परंतु इस संसार के लोग सांसारिक ज्ञान में फंसे रहकर भी सत्य को पाने के स्वप्न देखते हैं। कवि ने इसी ओर संकेत किया है। पद्यांश की भाषा सरल और भावानुकूल है। आइए पढ़ते हैं अगला पद। लिखा है यहाँ पे कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत संदर्भ, लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय से लिया गया है। प्रसंग में लिखना है कि यहाँ पर कवि इस अंश में कवि अपना तथा संसार का लक्ष्य अलग अलग बता रहा है। कहता है मेरा लक्ष्य अलग है, संसार का अलग है, मेरा और संसार का कोई नाता नहीं है। तो कवि क्या कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और हूँ, मैं दूसरा हूँ, जग अलग है ना, मेरा और संसार का कोई नाता नहीं है। नाता यानी संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, ये संसार मेरे स्वप्नों के अनुरूप नहीं है, और इसीलिए मुझे जो है इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है, और मैं हर रोज नए संसार का निर्माण करता हूँ, काल्पनिक संसार का निर्माण करता हूँ। यहाँ पे बना बना के जग रोज मिटाता हूँ का मतलब जग मैंने संसार, तो ऐसे तो संसार बनाया नहीं जा सकता, लेकिन काल्पनिक संसार बनाने की बात करता है कवि। और अगर वो बनाने के बाद अगर उसके स्वप्नों के अनुरूप नहीं है तो उसे फिर मिटाता है और फिर एक नया संसार बनाता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ये जो जगत है, जो संसार है, ये इस पृथ्वी पर धन माया जोड़ता है, आर्थिक चीज़ें जो है वो जोड़ने का प्रयास करता है। मैं इस जो है इस जगत को, इस पृथ्वी को ठोकर मारता हूँ। आइए देखते हैं कवि क्या कहता है कि कवि कहता है कि इस संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, उसके और संसार के लक्ष्य अलग अलग हैं। कवि सत्य की खोज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को पाने में लगा है, तो यह संसार भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रह में लीन है ना। कहा है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये जग जो है ना, ये इस पृथ्वी पर धन संपत्ति इकट्ठा करने में, भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रह में लीन है, जबकि मैं आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगा हुआ हूँ। कवि होने के नाते वह अपनी कल्पना में अनेक लोकों का निर्माण करता है, अनेक जगतों का निर्माण करता है, अनेक संसारों का निर्माण करता है, और अनुपयुक्त देखकर, और अगर वो उसके अनुरूप नहीं है, जो काल्पनिक संसार का निर्माण जब कवि करता है और वो अगर उसके स्वप्नों के अनुकूल नहीं है, तो वो उस जगत को मिटा देता है ना, और एक नए संसार की कल्पना करता है, फिर मिटाता है, फिर करता है। ये संसार धन संपत्ति के संग्रह में लगा हुआ है। कवि इस संसार को ठुकराकर सत्य और प्रेम के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। विशेष में लिखेंगे कि कवि ने वैभव को ठुकराकर प्रेम और सत्य के ज्ञान का मार्ग चुन लिया है। भाषा सरल और गहन गंभीर भावों से युक्त है, और तथा और के अर्थ भिन्न होने के कारण यमक एवं प्रतिपग में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए नेक्स्ट पद पढ़ते हैं। कवि क्या कहता है
मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस अंश में कवि परस्पर विरोधी कथनों के द्वारा अपनी मनोभावनाओं से परिचित करा रहा है। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि अपने प्रियतम के विरह में जब उसके नेत्रों से आंसू टपकते हैं तो उसमें भी संगीत का राग छिपा हुआ है। विरह की यह अग्नि ही उसके शीतल और मधुर वाणी में कहे गए गीतों में व्यक्त होती है। क्या कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन का मतलब होता है अपने दुखों को जब मैं व्यक्त करता हूँ अपने भावों के रूप में, तो उसे जो है ना लोग उसे राग यानी संगीत मान लेते हैं। कविता के रूप में, काव्य के रूप में जब अपने भावों को प्रकट करता है कवि, अपनी वीर वेदना को प्रकट करता है, तो उसे जो है वो उसका गीत मान लिया जाता है। राग यानी गीत, संगीत। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मैं, शीतल वाणी का मतलब होता है कि मैं जो भी भाषा का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि मैं जो है वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करता हूँ, और उन शब्दों के माध्यम से मैं लोगों को जगाने का जो प्रयत्न है वो करता हूँ। यहाँ पर क्या कहता है कि विरह की यह अग्नि ही उसके शीतल और मधुर वाणी में कहे गए गीतों में व्यक्त होती है। आगे क्या कहता है कि कवि को विशाल राजभवनों की दरकार नहीं है, वह तो सिर छिपाने के लिए एक टूटे फूटे भवन को पाकर ही संतुष्ट हो जाता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मुझे, भूपों का मतलब होता है राजाओं के, प्रासाद यानी महल, मैं राजाओं के महल मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो रहने के लिए अगर एक खंडर मात्र मिल जाए, एक छत मात्र मिल जाए, तो मेरे लिए वो पर्याप्त है। कवि के रुदन में संगीत छिपा है, उसकी शीतल वाणी में आग छिपी है। वह अपने जीवन रूपी खंडहर के छोटे से भाग पर राजाओं के महल न्योचावर कर रहा है। लगता है कवि का हृदय विरोधाभासों का निवास स्थान है। पॉइंट नंबर 2 लिखना है कि काव्यांश में विरोधाभास अलंकार है और छायावादी झलक काव्यांश में आकर्षण का उत्पन्न कर रहा है। आगे लिखेंगे, अगला पद जो है वो दोस्तों पढ़ेंगे हम। कवि क्या कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो कवि क्या कहता है कि मैं रोया, मैं अपनी भावनाओं को, मैं अपने दुखों को जब व्यक्त करता हूँ तो उसको लोग उसको गाना मान लेते हैं, और जब मैं फूट पड़ा, मैंने जोर जोर से, कवि कहता है मैं रोया, तो लोग इसे छंद बनाना मान लेते हैं। और कवि कहता है कि मुझे कवि कह करके संसार बुलाता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो प्रेम का संदेश देने वाला इस दुनिया को एक नया दीवाना हूँ। आइए देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस अंश में कवि चाहता है कि संसार उसे एक कवि के रूप में नहीं बल्कि एक मस्ती से जीने वाले व्यक्ति के रूप में अपनाए। व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है, क्या ना, कि जब मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, तो मैं जब अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता हूँ तो लोग उसे गीत कहने लगते हैं, और जब मैं फूट पड़ा, है ना, लोग उसको कवि मानकर उसका सम्मान करना चाहते हैं, परंतु कवि को यह अपनी पहचान स्वीकार नहीं है। वह तो चाहता है कि लोग उसे एक नए प्रेम दीवाने के रूप में जाने। छंदों के रूप में उसकी वेदना ही फूट फूट कर रोई है। वह कवि नहीं बल्कि एक पागल प्रेमी है। विशेष में लिखेंगे कि कवि के मन में स्थित विश्व प्रेम के प्रति दीवानगी के भाव बिना किसी प्रयास के स्वतः ही हृदय से बाहर आ जाते हैं। और आपको दूसरा लिखना है कि क्यों कवि कहकर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ पर क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप हमारा ऐप जो है एजुकेशन राइज नाम से टेलीग्राम पर अवेलेबल है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, जहां पर हमने क्लास 12 के लिए विभिन्न सब्जेक्ट के कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार उनमें से किसी को देख सकते हैं। आपको हमारे सभी वीडियोज़ की PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जिसका भी लिंक हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और साथ ही साथ हमारे ऐप में भी आपको हमारे वीडियोज़ की PDF मिल जाएगी। तो
दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी करेंगे और कंप्लीट आपका सिलेबस मिलेगा। हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। चलिए नेक्स्ट मैं आपको अगला पद का भावार्थ समझाता हूँ। क्या कहता है कवि, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो आगे लिखना है आपको। सबसे पहले तो संदर्भ, एक ही बात मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि संदर्भ में आपको उस कविता का नाम और कवि का नाम लिखना है। आप सीधा सीधा लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस अंश में कवि सारे जगत को मस्ती भरे प्रेम का संदेश दे रहा है। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि वह प्रेम का दीवाना है तथा मन में इस दीवानगी को लिए सर्वत्र विचरण करता है। ठीक है, कवि कहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवाना हूँ, प्रेम का संदेश देना चाहता है संसार को, इसलिए कवि जो है वो प्रेम का दीवाना है और मन में इस दीवानगी को लिए सर्वत्र विचरण करता है। उसके मन में प्रेम की एक कभी न चूकने वाली मस्ती है, वो एक मस्ती है ना। कहता है कि मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का मतलब होता है मदमस्त होता हूँ, मदमस्तता का भाव उसके उसमें जो है वो भरा हुआ है। तो कभी न चूकने वाली प्रेम की एक मस्ती लिए सर्वत्र फेरता है, वह जहां भी जाता है लोगों को प्रेम की मस्ती का संदेश देता है। उसका ये संदेश लोगों को झूमने, झुकने और लहराने को बाध्य कर देता है। विशेष में लिखेंगे कि काव्यांश में लेखक ने जीवन की सहज मस्ती का और सबके प्रति प्रेम भाव बनाए रखकर जीने का संदेश दिया है। दूसरे में लिखना है कि झूम झुके, इसमें जो है वो अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों ये हमने इसका सप्रसंग व्याख्या करी है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था आत्मपरिचय, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस आत्मपरिचय के जितने भी प्रश्न बनते हैं, प्रश्न उत्तर, वो सभी देखने वाले हैं। इसके बाद में आपको मिलेगा जो एक गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसके भी हम करेंगे सप्रसंग व्याख्या और उसके भी प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको हमारे सारे वीडियोस की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी और साथ ही साथ हमारे ऐप में भी मिलेगी। तो आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।